बहुजन दर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बिहाफ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मंच पे जो है बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल सेक्रेटरी और महाराष्ट्र के प्रभारी, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। मैं श्री आदरणीय प्रमोद रायना जी जो है महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। मैं सम्माननीय श्री सुरेश साखरे जी का जो महाराष्ट्र के बसपा के अध्यक्ष है, उनका भी स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ हमारे बीच में प्रोफेसर एनडी खंडारे जी हैं जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, और हमारे साथ जनाब अबू आसिम आजमी साहब आमदार और महाराष्ट्र और मुंबई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वो हैं। हमारे साथ अब्दुल कादिर चौधरी साहब जो मुंबई और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है वो है, और मैं खुद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रईस शेख यहाँ पर हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करें। सम्मानित मीडिया बंधुओं, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की इस संयुक्त प्रेस वार्ता में मैं प्रदेश प्रभारी की हैसियत से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए जहमत दी कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दोनों लोगों की सहमति के बाद महाराष्ट्र प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा के आम चुनाव को मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बात की सूचना देने के लिए आप लोगों के बीच में हम दोनों पार्टियों के नेता, हमारी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश साखरे जी, प्रदेश प्रभारी भाई प्रमोद रैना जी और अबू आजमी साहब, रईस भाई, सभी लोग आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और इस गठबंधन का मूल उद्देश्य वही जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी दोनों लोगों ने मिलकर के इस देश में जो राजनीतिक पार्टियां खासतौर से केंद्र और प्रदेशों में वर्तमान में सत्तासीन हैं, उन पार्टियों के द्वारा बहुजन समाज के लोगों का, खासतौर से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अखिलेश समाज के लोगों के साथ जो पिछले 5 वर्षों में अन्याय की नीति अपनाने का काम किया है, इसलिए उन सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए दोनों नेताओं ने यह फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लगे हुए प्रदेशों में और महाराष्ट्र प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के पार्लियामेंट के चुनाव लड़े। इस संबंध में आज आप लोगों के बीच में इस बात को सूचित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बाकी अबू आजमी साहब आप लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। मैं प्रेस के भाइयों का बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए। इसमें देश के हालात आप सबको अच्छी तरह पता है कि देश में सांप्रदायिकता अपने उरूज पर है। देश में जो चौकीदार बोले जाते हैं, इनकी झूठ बोलने की इंतहा नहीं है, और देश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक बार बाई इलेक्शन में सेमीफाइनल खेला था, और वो सीट जो 2830 साल से गोरखपुर की उनके कब्जे में थी, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके चीफ मिनिस्टर जो सत्ता में बैठे हुए थे, उन सबको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ओपनली अलायंस नहीं, मंच पर आके भाषण नहीं, परंतु सिर्फ कार्यकर्ताओं को इशारा किया तो चारों सीट चुनकर आ गए। तो अब फाइनल जो इलेक्शन हो जा रहा है उसमें यह तय है कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर कोई अलायंस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो सकता है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से अच्छा कोई अलायंस नहीं हो सकता। हमें नहीं बल्कि जितने भी एनालिसिस हैं
तो सबका ये मानना है कि बीजेपी 5-7 सीटों पर रह जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। अफसोस की बात एक ये है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश में, और बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं जो पूरे देश में हैं। लेकिन कांग्रेस इस देश में दलितों, मुसलमानों, किसानों, दबे कुचलों को मजबूर करके वोट लेना चाहती है, उनका काम करके वोट लेना नहीं चाहती। आज महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है, ये समझते हैं कांग्रेस के लोग कि इनके पास कोई अल्टरनेट फोर्स नहीं है। अल्टरनेट फोर्स यूपी में मौजूद हो गई, कांग्रेस को कोई छुएगा नहीं, वहां पे बिहार में हो गई, कोई पूछेगा नहीं उनको। इस तरह से जिन जिन प्रदेशों में अल्टरनेट फोर्स हो चुकी है, वहां कांग्रेस जो अपने आप को सेक्युलर कहलाती है, वो मजबूरी नहीं है लोगों की। महाराष्ट्र और कुछ जगह पे मजबूरी बन रही है, इसलिए हमने तय किया है कि हम लोग लॉन्ग टर्म एक अच्छी तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे, और हम दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो रियल में समाज के वो लोग जो 90% हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, और अब इन पार्टियों को पूरे प्रदेश में फैलाएंगे, और कांग्रेस जो मजबूरी है वो खत्म हो करेंगे। ये सोच करके हम लोगों ने अलायंस किया है, और पूरी 48 सीटों पर यह अलायंस इलेक्शन लड़ेगा। यूपी जैसा 50-50 फार्मूला यहाँ पर नहीं, वो तो बाद में तय करेंगे, सीटों कोई बात ही नहीं है। सवाल शुरू पूछ लें सवाल। जो प्रश्न पूछना चाहे जरा हाथ ऊपर कर दें तो उस हिसाब से। 11 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र का फर्स्ट फेज का, उसमें समाजवादी और बहुजन समाज कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, सीटों की फिक्र मत कीजिए, दोनों लड़ेगी, दोनों ऐसा लड़ेगी जैसे कि दोनों का, अगर समाजवादी का लड़ेगा ना तो बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसा ट्रीट करेगी जैसा उसी का उम्मीदवार है। लेकिन क्या जो समाजवादी पार्टी बीएसपी एक साथ ही लड़ने वाली है, यानी इस साथ में कुछ दूसरा और भी पार्टी कोई है, या आप ही दोनों चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम दोनों ही लड़ेंगे, अभी तक तो यही तय है। अभी आपका जो चुनाव है, आपने बताया क्या कांग्रेस के विरोध में है, अपनी बीजेपी और जो शिवसेना के विरोध में लड़ने वाले आप? तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए जितनी दूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उतनी ही दूरी कांग्रेस के साथ है। हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरे देश में कहीं किसी प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर के कोई चुनाव लड़ने का काम नहीं करेंगे। तो हमारे लिए दोनों की दूरियां बराबर हैं। हम लोग एक तीसरी अल्टरनेट फोर्स तैयार कर रहे हैं, जो उत्तर भारत से लेकर के अब महाराष्ट्र और कर्नाटक होते हुए आगे बढ़ेगी। कह रहे कि कांग्रेस के साथ जो आपका अलायंस की बात चल रही थी वो कहां तक पहुंची? देखिए, कांग्रेस के साथ अलायंस की बात आप लोगों को शायद पता हो, लेकिन हम लोगों को तो पता ही नहीं कि मैं यहाँ का प्रदेश प्रभारी हूँ। अभी तक हमारे साथ तो कांग्रेस के किसी साथी ने बात की नहीं, ना हमने कांग्रेस के किसी साथी से बात की। जब हमारी लीडर ने स्पष्ट मना कर दिया है कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई समझौता किसी प्रदेश में नहीं होगा, तो कैसे संभव हो सकता है कि हम बात करेंगे? देखिए, ऐसा है ना, बताओ ये क्या है? नहीं, एक मिनट सुनिए, भाजपा एक मिनट सुनिए, भाजपा को मदद कांग्रेस कर रही है। सुनिए, आपने कुछ दिन पहले कहा था, 4 दिन पहले, कि आपने कांग्रेस को एक अल्टीमेटम दिया कि आप बताइए क्या बात हुई? देखिए ऐसा है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें इलेक्शन लड़ना है। हमने महाराष्ट्र में कोशिश किया कि यहाँ एक अलायंस बने कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये और पता हो गया जब कांग्रेस वोटों को बंटवारे को रोकना नहीं चाहती। हमने कोशिश किया, हमारी बात बीएसपी से नहीं हुई थी, तो हम एक अलायंस बनाना चाहते थे कि हम एक ही सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। बार बार हमने कहा कि वोटों का बंटवारा ना हो, लेकिन जब हमारी अखिलेश यादव जी से बात हो गई और मायावती जी तैयार हो गए यहाँ करने के लिए, तो हमारे लिए सबसे अच्छा जो अलायंस है ये अलायंस है, और इस अलायंस के जरिए हम इलेक्शन लड़ेंगे। क्या वोट का बंटवारा नहीं होगा? बीजेपी को फायदा नहीं होगा? ये कौन कर रहा है? ये तो कांग्रेस कर रही है ना। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जब एक बार सेमीफाइनल हुआ, 4 सीटों पे अलायंस हुआ, कांग्रेस को बुलाया गया कि और हमको सपोर्ट करो, कहा नहीं हम 2 सीटें लेंगे, नहीं 2 सीटें दी गई, तो कांग्रेस लड़ी, तो 10-10 हजार वोट उसको मिला, 10,000 वोट तो कांग्रेस से बांटा कि हमने बांटा। और अभी लिखिए, जब इलेक्शन हो जाएगा तो आप हम फिर यही बैठेंगे, और आप कांग्रेस का वोट बैंक यूपी में देख लीजिएगा, तो वोट काटने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने अगर अच्छी तरह से बीएसपी से और समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में अलायंस कर लिया होता, तो शायद आज वहां लंगी सरकार इतनी कमजोर नहीं बनी होती। कांग्रेस हर जगह पर कहीं भी
सेकुलर वोटों को रोकने के लिए लोगों के साथ आने को तैयार नहीं है। इसलिए ये तय हो चुका है कि कांग्रेसी वोट बंटवारा करना चाहती है। यूपी में सबसे पहले मायावती और अखिलेश जी ने समझ को किया ना आपस में गठबंधन, कांग्रेस को किसी ने पूछा नहीं था टाइम पे, सबसे पहले गठबंधन। अरे सबसे पहले देखिए, जब फूलपुर और गोरखपुर का बाई इलेक्शन हुआ था, अभी की बात हो रही है, हाँ सुन लीजिए, वो उसी क्रम में है पूरी बात। मैं उस समय वहां का प्रभारी था, फूलपुर का, इलाहाबाद जोन का। उस समय जब वो बाई इलेक्शन हुआ तो बीएसपी ने जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने का फैसला किया, उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट फूलपुर में उतारने का काम किया, गोरखपुर में उतारने का काम किया, और उसका परिणाम ये निकला कि वो 10,000 से 12,000 सीट पे वोटों पे सिमट गए। फिर जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का समझौता हुआ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ जब वार्ता हुई और उत्तर प्रदेश में जब समझौता हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के 3 राज्यों के जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए प्रदेश थे, उनके चुनाव हुए। कांग्रेस वहां पर किसी भी कीमत पे कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये लोग उस गठबंधन में रहें, तो गठबंधन न करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और जहां तक वोट की बात है तो वास्तव में जो हमारे आदमी साहब ने कही है बात कि 85 से 90% बहुजन समाज का वोट है, और वो बहुजन समाज का जो वोट है वो जितनी दूरी भारतीय जनता पार्टी से रखता है उतनी दूरी कांग्रेस से भी रखता है, क्योंकि कांग्रेस कम दोषी नहीं, जिसने अगर 70 साल की आजादी में 50 साल से ज्यादा इस देश में प्रदेशों में शासन किया है, और उसने इस समाज के लोगों को जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से वंचित समाज रहा, उसके लिए नीतियां तो बनाई, केवल कागजों तक उनको जमीनी हकीकत उतारने का काम नहीं किया। इसलिए उतने दोषी ये भी हैं। इसलिए दोनों को बराबर दूरी हम लोगों ने बनाए रखने का हमारे नेताओं ने काम किया है। इसलिए उन्हीं के निर्देशों को हम लोग महाराष्ट्र में जमीनी हकीकत पे उतारने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में आपके 48 जो कैंडिडेट है वो कब डिक्लेयर होंगे, और अबू आजमी की आप क्या खुद चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कोई? नहीं, मैं मुसलमान हूं, मुझे मेरी हैसियत मालूम है। समझा आपने, मैं पार्लियामेंट नहीं लड़ूंगा। मुझे यूपी से बुलाया गया था लड़ने, लेकिन मैं मुंबई में संघर्ष करता हूं, तो जहां खेती करता हूं वहीं खेती काटूंगा, वहां जाके क्यों लड़ूं? तो मैं एमएलए लड़ूंगा, लेकिन मैं मेहनत के साथ अपनी दोनों पार्टियों के जो लड़ेंगे उम्मीदवार उनको लड़ाऊंगा। और हम लोग बहुत जल्द, हमने एक कमेटी बनाया, हमने उस कमेटी में बैठ के सीटों का बंटवारा कर लेंगे, और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि अनाउंसमेंट कर दें। मुंबई की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाज? अरे बता दिया, सभी सीटों पर, सभी 48 सीटों पे दोनों पार्टियों जब 48 सीट लड़ा तो मुंबई की सीटें छूट जाएंगी क्या? ऐसी बात करता है तू यार। महाराष्ट्र में आपसे पहले प्रकाश अम्बेडकर और ओवैसी ने मिलकर एक अलायंस बनाया, जो उनका भी वही टारगेट है जो लगभग आप करेंगे, यानी बहुजन का वोट और मुस्लिम वोट, ये ज्यादातर वोट चंक लेने की कोशिश में है। तो ऐसे हालत में आप लोग 4 मिलकर के पूरा बीएसपी दलित का वोट, मुसलमाना का वोट पे स्ट्राइक कर रही है। देखिए, आप लोग भी जानते हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और बीएसपी एसपी क्या कर रही है। बीएसपी एसपी देश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं आप लोग जानते हैं, इसलिए ज्यादा कहने की मुझे जरूरत नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो सोशल इंजीनियरिंग अपना है, उम्मीदवार के साथ उसका जात का भी नाम दिया है, तो ऐसा कुछ करें? हम लोग बहुजन समाज पार्टी का जन्म ही हुआ था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हम लोग उस बात को आज भी उस बात पे कायम है, और हम लोग जातीय आंकड़े के हिसाब से, वोटों के परसेंटेज के हिसाब से, उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से उनको टिकट देने का काम करेंगे। सिद्धार्थ जी, बहुजन समाजवादी पार्टीच्या मायावतीजी यांनी जो बाबासाहेबांचा पुतळा उत्तर प्रदेशमध्ये बसवलेला आहे, अतिशय चांगली घटना त्या ठिकाणी घडवलेली आहे। पण या महाराष्ट्रामध्ये हिंदू मिलच्या 4 वर्ष झाली उद्घाटने केली, पण अद्यापर्यंत बाबासाहेबांचा पुतळा त्या ठिकाणी बसवलेला नाही। याच्याविषयी भूमिका काय राहणार आहे? बाबा साहब का स्मारक बनाने का काम नहीं, सुनिए, मैं ऐसा है ना कि जो यहाँ की पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो या कांग्रेस एनसीपी हो, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम काम नहीं करते हैं। बताइए सर। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं।
आप लोगों को, जहां तक बहुत सीनियर पत्रकार लोग भी हमारे साथी बैठे हैं और आप लोग ज्ञानी लोग हैं, कोई ऐसी बात, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को सम्मान देना कब शुरू किया? महाराष्ट्र के लोगों की लंबे समय तक, आरपीआई के लोगों की, दलित पैंथर के लोगों की लंबे समय तक मांग थी कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके बाबा साहब के नाम से रख दिया जाए। लेकिन कांग्रेस की महाराष्ट्र में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, इन लोगों ने बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का काम नहीं किया। कब नाम बदलने के लिए तैयार हुए? जब उत्तर प्रदेश में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, 13 एमएलए चुन के आए, मध्य प्रदेश से चुन के आए। जब बीएसपी एक मजबूत ताकत, तीसरी ताकत दिखने लगी और बीएसपी के लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पे चल करके बाबा साहब की बात को कही हुई कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे तरक्की विकास के सभी रास्ते, सभी ताले खोल सकते हैं, तो उस पे जब चली तो कांग्रेस को लगा कि ये राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी की तरफ बहुजन समाज पार्टी के लोग हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तब जाके 1994 में, 1994 में, मुझसे पहले राजीव गांधी जी ने लखनऊ में बाबा साहब के नाम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को खोलने का काम किया। डिमांड महाराष्ट्र के लोगों की थी, पूरी करने का काम वो उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रही थी। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के बताए रास्ते पे चल करके बीएसपी के लोगों को इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करना चाहती थी। और यही कारण है जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी मजबूत हुई, जैसे जैसे बीएसपी उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, 84 के बाद से, 85 के पहले आम चुनाव के, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद से, 89 के से बाद लगातार कांग्रेस नीचे की तरफ गई, बीएसपी ऊपर की तरफ गई। इसलिए वो कांग्रेस कहती कुछ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ। आज बाबा साहब इनकी मजबूरी हो गए। क्यों मजबूरी हो गए? क्योंकि इस देश के बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बाबा साहब की विचारधारा के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इसलिए बीजेपी की मजबूरी हो गई, कांग्रेस की मजबूरी हो गई, शिवसेना की मजबूरी हो गई और तमाम दलों की मजबूरी हो गई कि बाबा साहब का नाम लें, उनके नाम के स्मारक की बात करें। नहीं तो सबसे पहले बाबा साहब के नाम पर, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से, श्री नारायण गुरु के नाम से, तंदे पेरियार के नाम से, इन तमाम महापुरुष जिन लोगों ने इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, उनके नाम पे, उनके नाम को इस देश में, दुनिया में जताने का काम, पहचानवाने का काम बीएसपी ने किया है। इसलिए बीएसपी सही माने में बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। बोलिए। आज भी सवाल आपसे, आपने कहा 48 सीटों पर जितनी महाराष्ट्र की सीटें हैं 48, उसमें आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ईमानदारी से जवाब चाहता हूं, कितनी ऐसी सीटें हैं 48 में से जिन पे आपको लगता है कि आप दोनों का गठबंधन वाकई में असरदार होगा? अगर आप ईमानदारी से सवाल करें। देखिए, ऐसा है, ईमानदारी से पूछ रहे हैं आप। अभी कांग्रेस कह रहे हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश में 2022 में इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे, जबकि 10-15 सीट मिलना मुश्किल उनको होती है। ईमानदारी से हम कह रहे हैं कि हम जितनी लड़ेंगे सब जीतेंगे। अगर आप थोड़ा मदद करिएगा, आप लोग थोड़ा बीजेपी को मदद मत करिएगा। नहीं, असर नहीं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हमको असर क्या लेना देना है। जी कांग्रेस की जो 2 सीटें हैं यूपी में, अमेठी और रायबरेली जी, वो आपके गठबंधन ने छोड़ दी है जी। या महाराष्ट्र में भी कोई ऐसा होगा कि कोई सीट छोड़ेंगे? यहाँ बड़ा नेता लड़ता है कांग्रेस का। नहीं, अभी तक ऐसा कोई नहीं देंगे। हाँ, ऐसा कुछ भी अभी नहीं, ना तो ऐसी कोई बात है। वो दोनों सीटों के लिए हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने प्रेस के माध्यम जिस दिन गठबंधन की घोषणा की थी तो तर्क के साथ बताया था क्यों हम छोड़ रहे हैं। वो दोनों सीटें छोड़ने का कारण हमारी पार्टी के नेता ने बता दिया था, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई नेता रहता ही नहीं है। जितने हैं सब घुटने टेक हैं, यहाँ बात करते हैं और जाते हैं, फिर अहमद पटेल साहब से मिलते हैं और 3 दिन रखलाते हैं उनको। उसके बाद सोनिया जी और राहुल गांधी की शक्ल कहीं दिखती है और वहां अपनी बात ही नहीं बोल पाते। तो यहाँ लीडरशिप नहीं। अगर लीडरशिप होती तो पिछली बार असेंबली के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने अलायंस किया था और आखिरी दिन रात को पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि हमें वहां से मैसेज, आज रात को 12 बजे मैसेज करती हैं सोनिया जी कि कल आखिरी दिन है फॉर्म भरने का, अब समाजवादी पार्टी को बीच में रखला दो, कह दो कि अलायंस टूट गया। तो मैंने कहा फिर आप नेता हैं कि चपरासी है? अशोक सिद्धार्थ जी, आज यूपी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट को 2 साल पूरे हो गए जी। 1999 और 2004 के लोकसभा इलेक्शन में बहुजन समाजवादी पार्टी का विदर्भ में बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया था जी, और तब वहाँ पे कांग्रेस का सफाया हो गया था जी। मेरा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में बहन जी और अखिलेश जी की ज्वाइंट रैली होने वाली है
और विदर्भ को लेकर बीएसपी की क्या प्लान है? देखिए, विदर्भा में जैसा आपने कहा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि विदर्भा में बहुजन समाज पार्टी बहुत स्ट्रांग है, कैडर बहुत नीचे तक हमारा है, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछले रिजल्ट के हिसाब से भी लगता है कि हम सब सीटों पे हमारा वोट अच्छा खासा है। जहां तक दोनों नेताओं की जनसभा की बात है, वो हम लोगों ने डिमांड रखी है और जल्द ही हम लोगों को डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ पे हमको वहाँ पे ज्वाइंट रैली मिलेगी। नहीं तो बहन जी का पहला प्रोग्राम 5 तारीख को हमारा नागपुर डिसाइड हो गया है। 5 तारीख को बहन जी आ रही हैं। हम लोग निवेदन करेंगे कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी आए। हमारे लोगों का प्रयास रहेगा, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे कि विदर्भा हमारा जो बहुत स्ट्रांग जोन है, वहां पर हम लोग मजबूती के साथ ऐसा कुछ करें कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसा रिजल्ट आए जो लोगों को लगे कि नहीं, हम लोगों ने प्रयास किया गठबंधन का तो अच्छा रिजल्ट आया। 5 अप्रैल जी 5 अप्रैल। बताइए, आपने अभी कहा था कि हम लॉन्ग टर्म सोच के महाराष्ट्र की राजनीति में ये कदम उठा रहे हैं। जी जी। तो अभी 6 महीने के बाद विधानसभा भी है जी। तो आपकी ये जो गठबंधन है, हाँ, वो विधानसभा भी पूरे लड़ेगी या और किसी को साथ में लेने का विचार? अभी तक तो जो विधानसभा के चुनाव है वो भी हम दोनों लोग मिलके ही लड़ेंगे। अभी तक तीसरे के दल की चर्चा हुई नहीं। अभी तक हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय बहन जी और माननीय अखिलेश जी, दोनों लोगों के निर्देश हैं कि हम लोग आगे के चुनाव भी मिलकर के लड़ें। Sir, you tell me, sir, BJP is the largest party, Congress is the largest party. The all other parties are not that big. What BJP and Congress is there. So, what do you think? After winning, also you have to join again with somebody to form the government. ये कोई जरूरी थोड़ी कि बीएसपी भी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। भले हमारा लोकसभा के एक भी सदस्य नहीं है, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। और ये कोई जरूरी नहीं कि हम उनको ज्वाइन करें, हो सकता है वो लोग कोई हमको ज्वाइन करें, ये तो हो सकता है ना। कांग्रेस हमको, बाकी लोग, भाई अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो ये जरूरी है कि हम ही सेक्रीफाइस करेंगे। भाई बहुजन समाज के लोग तो पूरा सदियों से सेक्रीफाइस करते आए हैं, अब वो लोग भी तो सेक्रीफाइस का कुछ सोचें। अबू जी जी, जिस तरह से अभी अखिलेश यादव जी ने बोला है कि अब की बार जो पीएम मिलेगा देश को यूपी से मिलेगा, तो अखिलेश जी होंगे या बहन जी होंगी अगर आपकी सरकार बनती है? आपने अगर अखिलेश जी का पूरा अगर सुना हो, पूरा अगर उन्होंने जवाब सुना हो, तो उससे आपको स्पष्ट लग रहा है कि अखिलेश जी बनेगी कि कौन बनेगा, वो तो आप भी समझ रहे हैं। इशारा था। तो बस समझ लीजिए जी। बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टीकडे ही पत्रकार परिषद होते। जर ही पत्रकार परिषद होत असताना बाळासाहेब आंबेडकर आणि ओळशी साहेब यांचे या पद्धतीने अलायन्स वगैरे झालेले आहे, मग तुम्ही त्या पद्धतीने काय करत नाही? कारण मनोवाद संपवायचा म्हणतात, काँग्रेस राष्ट्रवादी आहे, सेना बीजेपी आहे, यांना तुम्हाला चैलेंज करायचं, मग तुम्ही त्या पद्धतीने काय? समाज के दबे कुचले दलित मुस्लिम को रिप्रेजेंट करती है। प्रकाश अंबेडकर जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, प्रेस वाले सब जानते हैं अच्छी मित्रांनो क्या कैरेक्टर रहा है। मित्रांनो, तुम्हाला मी सांगू इच्छितो, मी जेव्हापासून 1 वर्ष आधीपासून मी जेव्हा प्रदेश अध्यक्ष झालो तेव्हापासून मी प्रत्येक भाषणामध्ये, माझ्या पत्र परिषदेमध्ये मी नेहमी सांगत असतो की महाराष्ट्रातल्या ज्या आंबेडकरी नेत्यांना, आंबेडकरी पार्टीच्या नेत्यांना, ज्या लोकांना वाटते की महाराष्ट्रामध्ये बहुजन समाजाच्या मताचा विभाजन होऊ नये, अशा प्रत्येक लोकांनी समन्वय करून आपण निवडणूक लढूया। परंतु 1 वर्षाचा कालखंड झालेला आहे। दरवेळेस अजूनही काही कोणत्याही प्रकाश आंबेडकरांकडे कोणता त्यांचा नेताही त्या आम्हाला भेटलेला नाही। त्यातल्या त्यात आमचे काही लोक त्यांच्या प्रदेश अध्यक्षाला भेटल्यानंतर त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारच्या आम्हाला अजूनही काही आश्वासन मिळालं नाही, काही बोलणं झालेलं नाही, काँग्रेस सोबतही आमच्या बोलणं झालेलं नाही। फक्त हे तुमच्या मीडियाच्या लोकांना माहित असेल ते मला माहित नाही, परंतु मी प्रदेश अध्यक्षाच्या नात्याने किंवा आमचे जे राष्ट्रीय महासचिव खासदार साहेब, रैना साहेब, आमच्या महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही नेत्यासोबत, नाही तर वंचित आघाडीच्या नेत्यासोबत कोणती चर्चा झाली नाही, काँग्रेस सोबत चर्चा झालेली आहे। त्यामुळे आज जी पत्रपरिषद होत आहे ती समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्षाची पार्टीच्या युतीची ही पत्रपरिषद आहे आणि बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष 48 लोकसभा आपल्या ताकदीवर लढतील आणि बहनचे जे आदेश आहे ते आम्ही तंतोतंत पालन करू। धन्यवाद। बहुजन दर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।